ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक है अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे हम फ्लूइड्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। तो हियर वी हैव द डेफिनेशन दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड at any point along the pipe is always constant। देखिए हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम पानी को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए आमतौर पर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आपके पास एक पाइप है, उस पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और किसी भी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी या जो फ्लूइड की स्पीड होगी, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब जब आप एक पॉइंट लेते हैं पाइप के लिए, वहां पे आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और फिर उसी पॉइंट पे आप उसकी स्पीड लेते हैं, और फिर आप कोई पाइप के अंदर दूसरा आप ले लेते हैं पॉइंट, वहां पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी स्पीड लेते हैं। तो पता चलता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम आता है, मतलब उनका आंसर सेम आएगा। तो अगर पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा हो, मतलब कहीं से पाइप मोटा है कहीं से बारीक है, तो जब उसमें से फ्लूइड पास हो रहा हो, हम पास से फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप जो भी पॉइंट मुंतखब करेंगे वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड, दूसरा पॉइंट लिया क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड, तीसरा पॉइंट लिया उस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड, तमाम का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम, तमाम पॉइंट्स के लिए प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इसे हम नाम देते हैं कि इसका जी अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये बात अब आपने याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द स्पीड of the fluid at any point along the pipe is always constant। That is AV is equals to constant, मतलब A stand for the area, cross section area of the pipe, V is the speed or the velocity। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब तमाम पॉइंट्स के लिए आंसर सेम आना चाहिए। तो लुक हियर, यहाँ पे हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या मतलब, ये पॉइंट 1 है, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो वो आपके पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया, तो दैट प्रोडक्ट विल बी इज इक्वल टू सेम। हियर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड v इज द स्पीड ऑफ द पाइप। ये हमारे पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है और v जो है वो हमारे पास इधर स्पीड है। तो इनको आपने अब याद रखना है। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ अब आपको ये डेफिनेशन की समझ आ चुकी है, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हमने प्रूव भी करना है कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और द A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम इस इक्वेशन को प्रूव करने की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। सो लुक हियर जी, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि here we have a pipe having the varying cross sectional area। ये हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाइप जो है वो तंग है, मतलब यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पाइप मोटा हो चुका है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या डायमीटर जो है वो ज्यादा है। सो लुक हियर, consider an ideal fluid flowing through a pipe of non-uniform size as illustrated in figure 6.7। ये आपके पास फिगर आ रही है, ठीक है, कि हमारे पास एक पाइप है हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। द पार्टिकल्स in the fluid move along the streamlines
इन अ स्टेडी फ्लो। कहता है इसमें आपके पास जो वाटर है, हम इमेजिन कहते हैं कि फ्लो कर रहा है, या जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है स्ट्रीम लाइंस की शक्ल में, और फ्लूइड स्टेडी है, मतलब कंटिन्यूस जो है वो फ्लो जो है वो इस वक्त जारी है। एज देयर इज नो सोर्स आर सिंक इन द पाइप। कहता है यहाँ पाइप के अंदर ना तो कोई सोर्स है ना ही कोई सिंक है। सोर्स से हमारी यहाँ पे क्या मुराद है? सोर्स से यहाँ मुराद हमारी ये है कि अगर आपके पास यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है तो बाकी और कोई दूसरा जरिया नहीं है कि यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा, मतलब जो फ्लूइड एंटर होगा वही यहाँ से बाहर निकलेगा। और सिंक से यहाँ हमारी क्या मुराद है कि अगर ये आपके पास यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन में यहीं से वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं। मतलब ना तो इस पाइप में इन दो एंड्स के अलावा कहीं से फ्लूइड एंटर हो रहा है और ना ही जो है वो फ्लूइड इसको लीव कर रहा है, बल्कि वो फ्लूइड आपका जस्ट यहाँ से A1 से एंटर हो रहा है और A2 से उसको वो लीव कर रहा है। मीन के कोई एडिशन नहीं है फ्लूइड के अंदर किसी और तरह से, और ना ही फ्लूइड जो है वो किसी तरह से इससे जाया हो रहा है या फिर इस पाइप सिस्टम से बाहर निकल रहा है। So equal masses will flow through the each end of the pipe. That is delta M1 is equals to delta M2 is equals to delta M. से हम यहाँ पे कहते हैं कि इट्स अ 5 kg फ्लूइड है वो एंटर हुआ है पाइप में। देन क्या होगा कि अपर एंड आपके पास जो होगा A2, यहाँ से हम कहेंगे कि वही 5 kg फ्लूइड ही बाहर आए। सेंटर में पाइप के अंदर कहीं भी आपका फ्लूइड जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, जाया नहीं होगा, और ना ही उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। सो दैट इट्स मास विल रिमेन सेम एंड कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है वो द हकीकत ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है कि दैट mass can neither be created nor it can be destroyed. तो जितना फ्लूइड का मास लोअर एंड से एंटर हुआ उतना ही फ्लूइड का मास है वो अपर एंड से बाहर आ जाए। तो लुक हियर, यहाँ पे आपके पास जो डिस्क्रिप्शन आती है इसको जरा देख लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में क्या कहा गया है आपके पास? A fluid moving with a steady flow through a pipe of a varying cross-sectional area, the volume of fluid flowing through the area A1 in a time interval t must be is equal to the volume flowing through the area A2 in the same time interval। कि जितने टाइम इंटरवल में यहाँ से फ्लूइड ने मूव किया, फॉर एग्जांपल वो 5 सेकंड्स हैं, तो यहाँ भी आपके पास 5 सेकंड में उतने ही फ्लूइड को क्या होना चाहिए कि फ्लो करना चाहिए या फिर मूव करना चाहिए। तो इस चीज को अब आपने क्या रखना है कि याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी बात यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और फर्दर इसको जो है वो इसकी डेरिवेशन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। नाउ जी लुक हियर, so here we have by the definition of density। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास यहाँ हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा एम आ गया, और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वी आ गया। इनको हम आपस में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम वी हैव डेल्टा V is equals to A into डेल्टा X। अब यहाँ ये आपने थोड़ी सी बात देखनी है कि A is the cross sectional area and the delta X is the distance traveled by the fluid in time delta T। तो ये बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये रिलेशन आपके पास फार्मूला है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमने कोई यहाँ पे लिखी है
उधर हकीकत क्या है, इट्स अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये, ठीक है। ये इसका रिलेशन, इसको आपने याद रखना है, इट्स अ रिलेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो A इंटू डेल्टा एक्स, अगर मैं आपको मतलब प्रीवियस स्लाइड पे लेके जाना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि प्रीवियस स्लाइड पे हम इसमें कैसे जा सकते हैं। सॉरी, लुक हियर जी, यहाँ here we have the A1, the cross section area, and the delta x1, the distance traveled by the fluid in time delta t। तो ये आपके पास जो एरिया आएगा दैट इज द वॉल्यूम डेल्टा वी, ये आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, तो दैट विल बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टू। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी टू। ओके, ये डेल्टा वी वन वॉल्यूम वी वन, और यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा वॉल्यूम वी टू। तो ये बात हम यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली आपके पास एक सिलेंडर की इक्वेशन बनती है। बाय डेफिनेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। अब ये रिलेशन हमारे पास किधर से आ गया, तो ये रिलेशन हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू दी एस इज इक्वल टू वी टी। हम ये रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये रिलेशन है एस इज इक्वल टू वी टी का। तो उसको जस्ट हमने क्या किया है कि अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई किया है कि दैट यहाँ पे s कॉरस्पॉन्ड्स टू डेल्टा x इज इक्वल्स टू v, आपके पास वही आ गया, एंड डेल्टा t इज द टाइम ड्यूरिंग विच आपके पास जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा x फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या कहना हमने, डेल्टा x की ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो here we have delta v is equals to a v into delta t, a v into delta t, ये आ जाएगा। और अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ये वैल्यू डेल्टा v क्या है, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दें। The fluid that moves the lower end of the pipe in time delta t has a mass given by equation 5s। वो क्या आ जाएगा, यहाँ हम पुट करेंगे डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, और इस डेल्टा वी की जगह पे हम पुट कर देंगे किसको, डेल्टा एम वन इज इक्वल टू दी रो ए वन वी वन इंटू डेल्टा टी। So this is what the mass of the fluid flowing at the lower end of the pipe। ये आपके पास जो पाइप का लोअर एंड है वहां पे फ्लूइड का मास कितना है वो ये आ जाएगा। A similar relation can be derived for the upper end of the pipe। तो वहां उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा बी इज इक्वल टू दी ए टू इंटू डेल्टा एक्स टू। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू वी टू इंटू डेल्टा टी। अब याद रखना है कि डेल्टा टी के साथ हम वन टू नहीं लिखेंगे, ये बात आप याद रखनी है। लुक हियर, यहाँ हमने डेल्टा टी के साथ वन नहीं लिखा हुआ, क्यों, हम कहते हैं कि सेम टाइम इंटरवल है, अगर 5 सेकंड उसको लगे नीचे लो एंड से फ्लो करने में, तो 5 सेकंड इट विल टेक टू फ्लो एट द अपर एंड ऑफ द पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ ये क्वेश्चन लिखते हैं कि दैट द फ्लूइड that moves through the upper end of the pipe in the time delta t has a mass given by the equation s। तो वहाँ हम क्या करेंगे कि वही इक्वेशन यहाँ भी लिख देंगे कि that delta m2 is equal to rho a2 v2 into delta t। Again note here कि delta m2 is equal to rho a2 v2 and delta t। यहाँ अब हमने रो के साथ भी वन टू नहीं लिखा और डेल्टा टी के साथ भी नहीं लिखा, क्यों, हम ये एज्यूम करेंगे कि लिक्विड जब वो इनकम्प्रेसिबल है उसकी डेंसिटी सेम है, तो इट विल रिमेन सेम। और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, कि टाइम है, जितना टाइम लोअर एंड पे लगा उतना ही टाइम उसको अपर एंड पे लगता है, तो टाइम विल रिमेन सेम। तो अब एक हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट डेल्टा m1 इज इक्वल टू द डेल्टा m2, डेल्टा m1 इज इक्वल टू द डेल्टा m2। तो वहां पे आप यहाँ पे बेशक इसको लिख भी सकते हो, here we have the, it's the delta m1
is equals to delta m2 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी कि डेल्टा m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू रो a1 v1 डेल्टा t इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा t। तो सिमिलर क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, रो से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, therefore av is equals to constant. So this is what known as the relation for the equation of continuity. कि liquid के flow के अंदर continuity रहती है. This equation shows, which can be interpreted as the speed of the fluid is inversely proportional to the cross section area. The speed और area एक दूसरे के inversely proportional है, thus increasing the speed decreases cross section area and vice versa. यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि v the speed is inversely proportional to area 1 over a, ऐसे। तो this shows what that जहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, मतलब पाइप खुला होगा, चौड़ा होगा, वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी। जहाँ पे आपके पास पाइप खुला होगा, चौड़ा होगा, वहां पे फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी, और जहाँ आपके पास पाइप तंग होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, बारीक पाइप होगा, वहां आपके पास स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यूं आपको याद रखना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी या स्पीड ऑफ फ्लूइड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। तो दैट्स द ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही, उसको हम देख लेते हैं। एंड इट्स व्हाट द फ्लो रेट। ये फ्लो रेट क्या है, ये बेसिकली डेफिनेशन हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही, दैट द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लूइड फ्लो रेट। यूनिट टाइम, एक सेकंड में फ्लूइड कितना फ्लो करता है, उसका कितना वॉल्यूम फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारे पास फ्लो रेट है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्लो रेट। ये हमारे पास का फार्मूला आ जाएगा कि फ्लो रेट इज इक्वल टू दी v over t। फ्लो रेट इज इक्वल टू दी v over t, वॉल्यूम ओवर टाइम। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू दी av। वो किसके इक्वल आता है, av क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू v। तो ये av कांस्टेंट क्या था बेसिकली हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो v इज इक्वल टू av इंटू टी। अब इसमें याद रखिएगा कि ये आपके पास कैपिटल v है, दिस कैपिटल v शोज द वॉल्यूम, और ये आपके पास a क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, v स्मॉल v है स्पीड ऑफ द पाइप, एंड t इज द टाइम। तो volume is equal to the cross section area, speed and the time. The unit of flow rate is मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकंड में कितने मीटर क्यूब आपका लिक्विड जब वो फ्लो करता है, दैट इज व्हाट नोन एज द फ्लो रेट। So that's all about the equation of continuity.